हर बार राजकुमार का वो डायलॉग ना मारा करो। चलो, अगला टॉपिक अपना क्या है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर का, वॉन्ट ऑफ गुणांक का है, ठीक है ना। इसके बारे में समझने से पहले जो पीछे की कहानी जो अभी तक पूरा पढ़ते आए हो, ठीक है ना, तो उसी से रिलेटेड इन्होंने क्या किया है, आगे की थोड़ी टॉपिक क्या की है, बढ़ा दी है, तुम लोगों की मेहनत थोड़ा सा और आगे कर दिया इन्होंने। तो ये समझो जितने भी अभी तुम क्या पढ़े थे, पूरा पीछे का जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े हो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े हो ना, यानी अणुसंख्य गुणधर्म, ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े हो, तो अभी तक अपन जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अणुसंख्य गुणधर्म जो पढ़ रहे थे, तो वो सारे के सारे जो प्रॉपर्टी हैं वो आइडियल सॉल्यूशन के लिए, किसके लिए हैं, मतलब जो फॉर्मूला निकाला गया है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के जितने भी फॉर्मूले वगैरह क्या किए गए हैं, निकाले गए हैं, तो वो सारे के सारे फॉर्मूले जो हैं वो किसके लिए हैं, आइडियल सॉल्यूशन के लिए, ठीक है ना, ये आइडियल सॉल्यूशन। अब ये बताओ, आइडियल सॉल्यूशन तो होता है नहीं, है ना, जो आदर्श विलयन की अगर बात करें तो आदर्श विलयन आइडियल सॉल्यूशन तो होता नहीं है, तो किसको माना जाता है आइडियल सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन को, किसको, डाइल्यूट सॉल्यूशन, है ना, मतलब कि जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट लगभग ना के बराबर हो, तो उसको जब उस सॉल्यूट को यानी विलेय को जब क्या करोगे, विलायक में यानी सॉल्वेंट में मिलाओगे, तो वो चेंजेस लगभग ना के बराबर करेगा, है ना, किसी भी चीज़ में परिवर्तन जो है वो लगभग ना के बराबर रहेगा उसका, तो उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी तनु विलेय। तो जितने भी अभी अपन फॉर्मूले जो तैयार किए थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के, वो सारे के सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो आइडियल सॉल्यूशन यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। तो क्या क्या प्रॉपर्टी आप पढ़े थे, फर्स्ट वाला जो पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है ना, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, फॉर्मूला क्या बना था, डेल पी अपॉन पी नॉट, ये वेपर प्रेशर में चेंजेस, और ये प्योर वेपर प्रेशर, ये किसके बराबर आता था, एक्स बी, है ना, क्लियर। तो इसमें थोड़ा सा ये ध्यान देना, जैसे ये एक्स भी हमने क्या बोला कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए है, तो इसमें सॉल्यूट का अमाउंट लगभग ना के बराबर है, तो अगर इसका फॉर्मूला आप डेल पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू निकालोगे, तो एक्स बी इज इक्वल टू होता क्या है, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, है ना भाई, मोल फ्रैक्शन है ना, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका मोल फ्रैक्शन मोल प्रभाज निकालना, उसका नंबर ऑफ मोल ऊपर रखते हैं और टोटल नंबर ऑफ मोल नीचे रखते हैं। तो अभी क्या बोला, ये कैसा सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में अगर नीचे आप कंपैरिजन करोगे दोनों के नंबर ऑफ मोल में, तो ये जो बी का मोल है वो ए के कंपैरिजन में लगभग लगभग ना के बराबर है, तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है, एन बी अपॉन, तो ये देखो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड कर रही है, मतलब सॉल्यूट के पार्टिकल पर ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, यानी विलेय के मोल की संख्या पर। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या पढ़े थे, है ना, क्वथनांक में उन्नयन, ये किसके बराबर आता था, के वी इंटू मोलैलिटी, है ना, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला जब भी लिखते हो तो उसमें क्या आता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ऊपर और नीचे सॉल्वेंट का मास, गिवन मास किलोग्राम में, और ग्राम में रहेगा तो 1000 का ऊपर क्या कर देते हो, मल्टीप्लाई। इसमें भी देखो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, सॉल्यूट के मोल की संख्या, या ये बोल सकते हो विलेय के अणुओं की संख्या पर डिपेंड कर रहा है। और क्या पढ़े थे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन, ये किसके बराबर आया था, के एफ इंटू यही मोलैलिटी, तो इसका भी फॉर्मूला आप जब लिखोगे तो के एफ इक्वल टू क्या लिखोगे, एन पी अपॉन वही डब्ल्यू ए, किलोग्राम में है यहाँ पे, अगर 1000 नहीं लग रहा तो मतलब किलोग्राम में, और अगर मल्टीप्लाई में 1000 लग जाएगा तो समझ जाना वो काहे में है, ग्राम में। तो यहाँ पे भी ये किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट यानी विलेय के मोल की संख्या पर, ठीक है ना। और लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या पढ़े थे, ऑस्मोसिस प्रेशर का पाई इक्वल टू क्या पढ़े थे, सी आर टी, या ये कंसंट्रेशन है तो इसकी जगह मोलैरिटी भी ले सकते हो, है ना। और इसका फॉर्मूला जब बनाते हो तो क्या बनाते हो, एन अपॉन भी, यही बनाते हो ना। तो अब इसका भी देखो, ऑस्मोसिस प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, मतलब ये जितने भी हमने अपन क्या कर रहे हैं, जितने भी प्रॉपर्टी अपन क्या है पढ़े हुए हैं, उसमें ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल या सॉल्यूट के पार्टिकल की संख्या पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और ये जितने भी फॉर्मूले अभी आप जो देख रहे हो, ये फॉर्मूला, एक पहला फॉर्मूला ये जो बनाए थे ये, दूसरा फॉर्मूला इसका ये जो बनाए थे, इसका ये बनाए थे, और इस वाले का ये सारे फॉर्मूले जो हैं वो किसके लिए हैं, आइडियल सॉल्यूशन के लिए, ठीक है ना, क्लियर। लेकिन ये जो
प्रॉपर ये जो फॉर्मूला बनाया गया है इसमें से जब निकालते हैं तो इसको जो भी वैल्यू आती है इसको कैलकुलेटेड वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलकुलेटेड, यानी गणना करके निकाला गया, ठीक है ना। लेकिन जब यही चीज क्या किया गया, एक एक्सपेरिमेंट, मतलब थोड़ा सा ऐसा तो है नहीं कि एक ही चीज पे प्रैक्टिकल वगैरह जो होती है वो क्या कर दी जाती है, रोक दी जाती है, और भी एक्सपेरिमेंट वगैरह किए जाते हैं। तो जो एक्सपेरिमेंट किया गया था तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इसमें जब जैसे अपने पास ये सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट में यानी कि विलायक में जब इन्होंने क्या किया, ऐसा कंपाउंड मिलाया, मतलब ऐसा सॉल्यूट इसमें इन्होंने डिजोल्व किया जो कि क्या हो जाते हैं, मतलब ब्रेक हो जाते हैं या फिर अंदर जाके बॉन्ड बना लेते हैं। कहने का मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन में तो कोई भी प्रोसेस होता नहीं है, ठीक है ना। सारा डेल एच बराबर जीरो, डेल भी बराबर जीरो। आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी पढ़े थे ना, आदर्श विलयन का, जो राउल्ट के नियम को फॉलो करता हो। तो अगर इसमें हम कोई ऐसी चीज मिला देते हैं जो सॉल्यूट अंदर जाके क्या हो जाए, जैसे मान लो मैंने एक सॉल्यूट 1 लिया और दूसरा मान लो सॉल्यूट मैंने H2 लिया, ये मान लो जाके अंदर क्या हो गया, मान लो कि दो पार्टिकल में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। और जैसे मान लो यहाँ पे दूसरा मैंने कोई ऐसा चीज लिया जैसे ये 2C है, ये अंदर जाके क्या हो गया, अंदर बॉन्ड बना लिया मान लो। तो एक बात बताओ, हमने यहाँ पे जैसे मान लो ये जो मैं H1 ले रखा हूँ ये, या ये सोच लो कि ये जो AB बॉन्ड बना के रखा हुआ है, अंदर जाके ये टूट गया, और ये जो मैंने बाहर जो ये दो तो पार्टिकल मैंने अलग अलग ले रखे थे, ये अंदर जाके क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया। तो क्या तुम जो सोच के रखे थे यहाँ पे प्रॉपर्टी के हिसाब से कि जैसे ये जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये मतलब वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, या ये हिमांक में जो क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और ये फ्रीजिंग इन सॉरी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन हो गया, और ये ऑस्मोसिस प्रेशर, तो जो तुम यहाँ सोच के ये बनाए थे फॉर्मूला, तो क्या तुमको ये वैल्यू वहाँ पे वही मिलेगी जो सोच के रखे हो, कि कुछ चेंज हो जाएगा? क्यों? वो तुम हटाओ, वो तो ठीक है, वो तो मैं अभी बताया दिया हूँ कि आइडियल के लिए, बाकी तुम सोचो कि वहाँ सॉल्यूशन जो तैयार कर रहे हैं वो पॉलीगेट, वो केवल अभी ये समझो, ये तुम एक एक फैक्ट बताया दिया हूँ कि इसको ध्यान रखे रहना। अभी जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ उसमें इसको मत ध्यान दो, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। मैंने इसके पहले जो अपन प्रैक्टिकल वगैरह जो कर रहे थे तो उसमें हम देखे होंगे जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के जो क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें जो सॉल्यूट मिलाया जाता था तो कहीं यूरिया मिलाता था, कहीं ग्लूकोज को मिलाता था, ठीक है ना, कहीं सुक्रोज वगैरह, इस तरीके की चीज़ें मिला रहा था। तो एक्चुअली में वो जो यूरिया ग्लूकोज वगैरह ये सब जो सुक्रोज वगैरह जो भी चीज़ें मिला रहे हैं ना, वो जो जितने भी हैं वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं। यूरिया वगैरह जो मिला रहे थे, जैसे यूरिया हो गया, ठीक है ना, यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सब जो अपन लोग मिला रहे थे इसमें अपने सॉल्यूट के रूप में जो ले रहे थे, और जो डेरिवेशन आप सॉल्व कर रहे थे, तो ये जो है ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब अनविद्युत अपघट्ट, या अनपघट्ट भी बोल सकते हैं, मतलब कि ये है कि ये अपने आयनों में ब्रेक नहीं होते, मतलब कि ये ऐसे होते हैं कि ये जैसे इसको किसी सॉल्वेंट में यानी विलायक विलायक में अगर डालेंगे तो ये वहां जाके ना तो ब्रेक होंगे, ना तो ये जाके वहां पे फिर आपस में कंबाइन करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें, ठीक है। ये इस प्रकार के हैं, मतलब ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड थे। और यहाँ पे अब जैसे ये मैंने बोला ये बॉन्ड बना के रखा, यहाँ ब्रेक हो गया, ये 2C है, ये अंदर जाके क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया, तो ये क्या हो रहा है, ये ब्रेक हो रहे हैं, ये बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब ये इस तरीके की घटना कौन करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। तो मैंने यहाँ पे जो ले रखा है कंपाउंड, ये इलेक्ट्रोलाइट ले रखे हैं मैंने। इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि ऐसी चीजें, विद्युत अपघट्ट ले रखी है मैंने, विद्युत अपघट्ट वाले जो पदार्थ हैं वो ले रखा है, जो अपने आयनों में टूट जाएं, या अंदर जाके क्या हो, किसी तरीके से बॉन्ड वगैरह क्या कर ले, बना ले, आयन वगैरह वहां पे काम करे और उसमें बॉन्ड बन जाए, इस तरीके की घटना अगर घटित हो जाती है, तो क्या जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग अपना जो बना रखे थे, तो क्या ये वही चीज आएगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या चेंज हो जाएगी? क्यों? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों चेंज होगी? क्या मतलब ऐसा क्या चीज, इनके बॉन्ड टूटने या बनने से ऐसी कौन सी चीज चेंज हो जा रही है जिसकी वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा?
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पता है किसको बोलते हैं? सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल, विलेय के कण की संख्या पर डिपेंड करता है, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता। वो पार्टिकल किस टाइप का है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को उससे कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है? पार्टिकल कण जो है वो किस प्रकार के हैं, उससे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और के गुणधर्म को कोई मतलब नहीं। केवल किससे मतलब है, हमारे पास पार्टिकल कितने हैं। समझ में आया? तो हम जो अभी तक नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह ले रहे थे, तो मिला रहे थे, तो वो तो ना तो टूटेंगे ना तो बनेंगे सॉल्वेंट में मिलाने पर। तो हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसे मैंने मान लो कि मैंने जैसे मान लो लिया यूरिया का एक पार्टिकल लिया, तब जब मैं उसको सॉल्वेंट में मिलाऊंगा तो वो वहां ना जाके टूटेगा, कुछ नहीं होगा, तो वहां पे भी जाके वो मैं क्या काउंट करूंगा, एक ही पार्टिकल काउंट करूंगा इसको। जैसे मान लो मैंने ग्लूकोज के 10 पार्टिकल ले लिए, अब उसको मैं किसी सॉल्वेंट में विलायक में मिला दिया, तो मैं 10 पार्टिकल ले रखा हूँ, मेरे को पता है कि 10 पार्टिकल है, तो जब वो सॉल्वेंट में जाएगा विलायक में, तो वहां पे भी मैं क्या मान के कैलकुलेशन करूंगा, उसके 10 ही पार्टिकल मान के कैलकुलेट करूंगा। लेकिन ये जो घटना घटित हो रही, जैसे इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड अगर आपने ले लिया, विद्युत अपघट्ट पदार्थ अगर आपने इसमें मिलाया, अब मान लो तुम क्या ले लिए, NaCl ले लिए, क्या ले लिए, मान लो NaCl, एक एग्जांपल ले लो, मान लो मैंने NaCl ले लिया। अब जैसे तो मैंने यहाँ पे NaCl का कितना पार्टिकल लिया, एक, लेकिन वो वहां जाके क्या हो गया, टूट गया। अब कितने पार्टिकल बन गया, तो मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि मैंने कितने पार्टिकल लिए, एक, तो मैं एक पार्टिकल के हिसाब से ये सारे कैलकुलेशन करूंगा ना। लेकिन जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है उसको केवल किससे मतलब है, नंबर ऑफ पार्टिकल से। पार्टिकल किस टाइप के उससे मतलब नहीं है। ये जैसे ही अंदर गया ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया, ये अपने दोनों आयनों में क्या हो गया। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने पार्टिकल काउंट करेगा, 2 पार्टिकल काउंट करेगा। ये दोनों पार्टिकल ही हैं, आयन है, पर है एक प्रकार के कण ही। समझ में आए? तो मैंने तो एक पार्टिकल लिया था, लेकिन अंदर जाके कितने पार्टिकल बने, 2। तो मैं एक पार्टिकल के हिसाब से अगर ये कैलकुलेशन करूंगा, तो क्या वो उसकी रियल वैल्यू देगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रियल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देगा क्या, चेंज हो जाएगी ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऐसे ही मान लो, हाँ मैं एक के हिसाब से कैलकुलेट करूंगा, लेकिन वो वैल्यू देगा अपना 2 के हिसाब से, क्योंकि अंदर जाके 2 पार्टिकल बन चुके हैं। समझ में आ रहा है? सॉल्यूशन के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को केवल नंबर ऑफ पार्टिकल से मतलब है, ना कि टाइप्स ऑफ पार्टिकल से। तो वो यहाँ NaCl है, ये ना ब्रेक होता तो ये एक ही पार्टिकल कहलाता, लेकिन अंदर जाके क्या हो गया, ब्रेक हो गया, एक Na+ आयन बन गया और एक Cl- आयन, तो अंदर जाके ये 2 पार्टिकल बन गए। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 2 पार्टिकल के हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी देगा। समझ गए? इस एक प्रॉपर्टी के हिसाब से, एक पार्टिकल के हिसाब से नहीं, सॉल्यूशन के अंदर उसके पास कितने पार्टिकल हैं उसके हिसाब से देगा। ऐसे ही मान लो इसके पास, मैं जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, एसिटिक एसिड ले लिया, क्या ले लिया, एसिटिक एसिड, CH3COOH, इसके मैंने 2 पार्टिकल मान लो ले लिए, और इसको जैसे ही मैं बेंजीन के सॉल्यूशन में मिलाता हूँ, किसमें, बेंजीन के, तो ये वहाँ अंदर जाके बेंजीन के सॉल्यूशन में जाके क्या कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है। ये CH3C डबल बॉन्डो, ये OH, और एक दूसरा पार्टिकल ले लो इसका, CH3, ये C इधर से डबल बॉन्डो, और ये OH, ये ऑक्सीजन इसके साथ क्या बना लिया, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया इधर साइड, और ये ऑक्सीजन इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। अब मैंने यहाँ पे 2 पार्टिकल लिए थे, वो अंदर जाके बॉन्ड बना लिया, अब कुल मिला के अब जाके केवल कितने पार्टिकल बन गया, ये एक। अब ये 2 पार्टिकल नहीं है, ये बंध चुका है, अब वो आपस में बॉन्ड बना के कितने पार्टिकल बन गया, एक पार्टिकल। तो इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो जा रहे हैं। समझ में आया? तो यानी कि हम जो फॉर्मूला बना रहे थे, ये जो ये जितनी भी चीजें अपन ने फॉर्मूले बनाए हैं, ये किस हिसाब से फॉर्मूला तैयार हुआ है कि हम जो पार्टिकल ले रहे हैं वो सॉल्यूशन में मतलब जाके वो नंबर ऑफ पार्टिकल अपना चेंज ना करे। कहने का मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है ना, ये उसके हिसाब से ये सारे तैयार किए गए थे। मतलब आइडियल सॉल्यूशन को सोच के तैयार किया गया था। तो आइडियल सॉल्यूशन कैसा होता है, जिसमें सॉल्यूट जो होता है वो लगभग ना के बराबर चेंजेस करे, तो मतलब ना बॉन्ड बनाएगा ना तोड़ेगा, प्योर जो फॉर्मूला होता है उसको फॉलो करेगा वो। लेकिन अगर ऐसा सब्सटेंस ले लिए जो अंदर जाके ब्रेक हो जा रहा है या अंदर जाके बॉन्ड बनाए ले रहा है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल अंदर जाके क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जो तुम्हारा सोचने के हिसाब से, जो तुम फॉर्मूले के हिसाब से बना रहे हो, वो रियल वैल्यू वो नहीं देगा, चेंज हो जाएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि क्या यहाँ सारी चीजें में आप देख चुके हो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं वो केवल नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करते हैं सॉल्यूट के।
तो जो बॉन्ड ब्रेक कर दिया या जो बॉन्ड बना ले रहा है तो अंदर जाके उसके पार्टिकल की संख्या क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो उसके हिसाब से इनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। आया समझ में? तो ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो गई है ना, तो इसको बोलते हैं एबनॉर्मल बिहेव दिखाना। कौन सा? एबनॉर्मल। ये जो बॉन्ड टूट गया, ये जो बॉन्ड बन जा रहे हैं, ये सब क्या है, एबनॉर्मल बिहेव। और जब कुछ भी नहीं होता तो वो कहता बिहेव कहता है नॉर्मल। तो ये वाला जो है, तो ये आपका ये सब जो जैसा आप सोच रहे थे वैसा ही बिहेव देगा, मतलब ये नॉर्मल बिहेव रख रहा है, ठीक है ना, इसका सामान्य व्यवहार है, ठीक है। लेकिन ये जो आप इलेक्ट्रोलाइट्स ले रहे हो, तो इसमें तुम जैसा सोचे थे कि ये हमारे हिसाब से ही आंसर देगा, तो तुम्हारे हिसाब से आंसर नहीं देगा, क्योंकि अब इसका नॉर्मल बिहेव नहीं है, बिहेव उसका अंदर जाके क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। समझ गए? तो इसमें इनके इसमें जो होता है वो कैसा बिहेव होता है, यहाँ पे एबनॉर्मल बिहेव रखता है, ठीक है ना। ये अब सामान्य व्यवहार, तो इसका ये जो व्यवहार बदल गया है, ये समझ में आया कि क्यों बदला है? बॉन्ड ब्रेक होने और बॉन्ड का फॉर्मेशन, इसको डिसोसिएशन बोलते हैं, इसको एसोसिएशन बोलते हैं। तो जो एबनॉर्मल बिहेव उसका आ रहा है, मतलब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे सोचने या हमने जो फॉर्मूला तैयार किया था उसके हिसाब से वो वैल्यू नहीं दे रहा है, तो वो उसका एबनॉर्मल बिहेव कहला रहा है। और वो एबनॉर्मल बिहेव यानी उसका अब असामान्य व्यवहार जो आ रहा है, वो उसके किसकी वजह से आ रहा है, एसोसिएशन और डिसोसिएशन की वजह से, बॉन्ड तोड़ने और बनाने की वजह से। आया समझ में? तो जो एसोसिएशन प्रॉपर्टी और डिसोसिएशन प्रॉपर्टी है वो एबनॉर्मल बिहेव के उसमें रखा जाता है। क्लियर हो गया? कोई डाउट? ठीक है, निपटाओ पहले इसको। चलो, तो समझ में आया कि अब नॉर्मल और नॉर्मल बिहेव क्या चीज़ है। तो हम लोग तो ये अच्छा, ये अपन को पता कैसे चलेगा कि कौन सा सॉल्यूशन नॉर्मल बिहेव दे रहा, कौन सा एब नॉर्मल बिहेव, मतलब कौन सामान्य व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है, कौन असामान्य व्यवहार। तो ये जो फॉर्मूला हम बनाए हैं ना, डेल पी अपॉन ये पी नॉट इज इक्वल टू ये एक्स बी या एन बी अपॉन एन ए, और फिर ये डेल टी बी इक्वल टू के बी मोलैलिटी या एन बी अपॉन डब्ल्यू ए, और ये डेल टी एफ इक्वल टू के एफ एम, और ये पाई इक्वल टू टी आर। तो कैसे पता चलेगा कि हमारा जो सॉल्यूशन है, जब अपन उसमें सॉल्यूट को क्या किए थे, सॉल्वेंट में मिलाए हैं, विलायक में जब विलेय को मिला दिए, तो वो नॉर्मल बिहेव, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से बात कर रही थी ना, कि वो नॉर्मल बिहेव कर रहा है कि एबनॉर्मल बिहेव। तो ये जो आप फॉर्मूला तैयार किए हो, तो इधर साइड वाली सारी वैल्यू ये कौन सी वाली है, ये एक्सपेरिमेंटल वाली है। कौन सी है? एक्सपेरिमेंट द्वारा आपको ये निकालना है पहले, ठीक है ना, ये प्रयोग द्वारा आपको पहले पता करना है। जैसे मान लो मैंने क्या किया, ये क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है ना, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। तो पहले हमने क्या किया, प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर क्या किया, नाप लिया, प्रेशर नापने वाले उपकरण से। फिर मैंने उसमें क्या मिला है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, अवाष्पशील विलेय, तो उसका प्रेशर क्या हो गया, चेंज हो गया, प्रेशर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो और चेंज होके क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो उसको पहले नापो, मेजर करो कि कितना कम हुआ है, उसी के द्वारा, इंस्ट्रूमेंट के द्वारा नाप लिए। और फिर इस उस जो आपने मेजर किया है उसके हिसाब से आप उसका एक्सपेरिमेंट द्वारा इसका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे। और फिर ये जो फॉर्मूला बनाए हो, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखो और देखो कि हम जो मेजरमेंट किए हैं अपने एक्सपेरिमेंट में, क्या हम जो फॉर्मूला बनाए हैं उसी के बराबर आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर बराबर आ रहा, हमारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो इधर साइड कैलकुलेटेड वाला है, ये कौन सा है, ये कैलकुलेटेड, मतलब यहाँ आपको वैल्यू रख के कैलकुलेट करके निकालना है, ठीक है ना, ये गणना वाला है। तो अगर गणना करके निकाली गई वैल्यू, हम जो वैल्यू निकाल रहे हैं उसको दो तरीके से आपको निकालना है, एक एक्सपेरिमेंट द्वारा यानी इंस्ट्रूमेंट की मदद से आपको उसको मेजर करके ये इधर साइड की वैल्यू पता करना है, और दूसरा कैलकुलेशन द्वारा, यानी जो आपने फॉर्मूला बनाया उसके द्वारा। अगर ये दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है, इसका मतलब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम जो सोच रहे थे वैसा ही बिहेव दे रहा सॉल्यूशन, मतलब वो नॉर्मल बिहेव में है, ऐसे पता चलता है। और अब नॉर्मल बिहेव, अब जैसे मान लो मिलाएं और वही एक्सपेरिमेंट किए, इधर का हमारा जो एक्सपेरिमेंट वैल्यू है वो इधर लिखे गए फॉर्मूला जो हमने बनाया है, अगर वो उस फॉर्मूले के बराबर यानी कैलकुलेटेड जो वैल्यू जो है उसके बराबर अगर नहीं आ रही, मतलब सॉल्यूशन अब नॉर्मल बिहेव में नहीं है, वो एब नॉर्मल बिहेव कर रहा है। मतलब कुछ ना कुछ तो अंदर जाके चेंजेस हुआ है। हम जो सोच रहे थे, जितना पार्टिकल सोच के हम ये जो फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं, जैसे मान लो मैंने बोला, वही बोला ना कि ये मान लो NaCl लिया, तो मैं NaCl का 1 मोल लिया, तो मैं जब यहाँ रखूंगा उसका तो 1 मोल रखूंगा ना। लेकिन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है, उसको केवल नंबर ऑफ पार्टिकल से मतलब है।
तो वो अंदर जाके 2 पार्टिकल यानी 2 मोल, एक NaCl में से 2 मोल पार्टिकल अंदर जाके बन रहे हैं, 1 मोल सोडियम के और 1 मोल क्लोरीन के। तो अंदर जाके टोटल कितने मोल पार्टिकल हो गए? 2 मोल। तो अब वो 2 मोल के हिसाब से देगा ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जितनी भी प्रॉपर्टी यहाँ पे है अनुसंग गुणधर्म, वो किसके हिसाब से देगा? 2 मोल। अब मैं कैलकुलेशन किसके हिसाब से कर रहा हूँ? 1 मोल, क्योंकि मैंने एक पार्टिकल लिया था। मैं कितने पार्टिकल लिया हूँ? एक पार्टिकल, लेकिन वो सॉल्यूशन बनने के बाद वहाँ पे कितने हो गए? 2। तो मैं यहाँ पे जब फॉर्मूला कैलकुलेट करूंगा तो मैं कितने के हिसाब से कैलकुलेशन लगाऊंगा? एक के हिसाब से, जितना मैंने लिया है। लेकिन जो रियल वैल्यू आएगी वो तुम्हारा इसके हिसाब से नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ जाके वो चेंज हो चुका है नंबर ऑफ पार्टिकल। यानी कि उसने अपना बिहेव क्या कर दिया? बदल दिया। मैंने जो सोचा था नॉर्मल बिहेव, वो नॉर्मल बिहेव नहीं रख रहा, वो अपना बिहेव क्या कर चुका है? चेंज कर चुका है। तो वो बराबर अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब एब नॉर्मल बिहेव। समझ गए? तो ये बराबर है तो मतलब नॉर्मल बिहेव में है, सामान्य व्यवहार रख रहा है। और अगर ये जो ये अगर दोनों बराबर नहीं आ रही, ये क्या है? इधर साइड भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ही है, एक्सपेरिमेंट वाली, और ये कैलकुलेशन वाली। तो अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी? एक्सपेरिमेंट वाली जो है वो बराबर नहीं आती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके? कैलकुलेटेड वाले के। तो वो कौन सा बिहेव रखता है? एब नॉर्मल में चला जाता है। समझ में आया? ठीक है ना? ये इसका असामान्य व्यवहार हो जाता है। तो समझ में आया कि कैसे पता करेंगे कि कौन सा नॉर्मल, कौन सा सॉल्यूशन नॉर्मल बिहेव शो कर रहा है और कौन सा सॉल्यूशन एब नॉर्मल है। ठीक है? तो ये इस द्वारा जो फॉर्मूला तैयार किए हो, उस फॉर्मूले से उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू तैयार करो, निकालो जितना भी तुमने नंबर ऑफ मोल जो भी आपने सॉल्यूट लिया है, और जो फॉर्मूला तुमने उसके हिसाब से तैयार किया उसके हिसाब से वो उसकी वैल्यू निकालो। और एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू आपको कैसे निकालनी पड़ेगी? एक्सपेरिमेंट द्वारा। भाई अपने को चेक भी तो करना पड़ेगा कि हमारा सही आ रहा कि नहीं आ रहा, तो वो एक्सपेरिमेंट द्वारा निकालो, मेजर करके। अगर कैलकुलेटेड वाला मेजर के वैल्यू के बराबर आ रहा तो नॉर्मल बिहेव में है, और नहीं आ रहा तो एबनॉर्मल। तो एबनॉर्मल बिहेव में 2 तरीके की घटनाएं घटित हो जाती हैं। एबनॉर्मल बिहेव में यानी कि असामान्य व्यवहार में 2 तरीके की घटनाएं घटित हो जाती हैं। मतलब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या तो बढ़ जाएगी या तो घट जाएगी। तो वो जो घटना या बढ़ने का जो प्रॉपर्टी, मतलब हमारे कैलकुलेटर के हिसाब से, हमने जो कैलकुलेशन बनाया है उसके हिसाब से, या तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अनुसंग गुणधर्म इससे कम आएगा या तो इससे ज़्यादा आएगा। तो ये किसकी वजह से होता है? तो जो एबनॉर्मल बिहेव में 2 घटनाएं होती है। अब कैसे कम ज़्यादा आएगा? पार्टिकल की संख्या घट बढ़ गई होगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जैसे मान लो जो एक्सपेरिमेंट वाला है, ये 2 तरीके की घटित हो सकती है। हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंट वाला है, हो सकता है कि हमने जो कैलकुलेशन किया है, जो फॉर्मूला बनाया उससे ज़्यादा आ जाए, या ये हो सकता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाए? घट जाए। ये वाली रियल वाली है। एक्सपेरिमेंट वाली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अनुसंग गुणधर्म, ये कौन सी है? ये रियल है, जो रियल में वो दिखा रहा है। और ये हमारा फॉर्मूला वाला है, जो हमने फॉर्मूला तैयार किया है। ठीक है ना? ये वो वाला है। तो हो सकता है कि अपना जो रियल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो हमारे द्वारा सोचे गए या फॉर्मूला बनाए गए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से ज़्यादा आ रहा हो, या फिर हो सकता है कि कम। अब जरा ये बताओ कि ये ज़्यादा कब आएगा? ऐसा क्या हो गया होगा वहाँ अंदर की उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई? पार्टी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल पर होता है। ठीक है ना? पहले फोकस करो नंबर ऑफ पार्टिकल पे, उसके बाद उसका कारण बताना। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर बढ़ रही है तो क्या हुआ होगा? अंदर जाके बढ़ गए होंगे। हमने जो ले रखा है उतना ना हो कि वो अंदर जाके क्या हो गया? बढ़ गए। ठीक है ना? तो हो सकता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो क्या हो गए हैं? इंक्रीज हो गए हैं। अगर इंक्रीज हो जाते हैं मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल यानी कि सॉल्यूट के पार्टिकल की संख्या जो है, की संख्या इंक्रीज हो गई, बढ़ गई, तो अगर बढ़ जाएगी तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसी का जस्ट अपोजिट इधर कर दो कि नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है? क्लियर? तो इसका मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब बताओ कि नंबर ऑफ पार्टिकल, हमने जो पार्टिकल लिया था उसके हिसाब से वो वहां जाके उसके नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो गए? बढ़ गए। तो क्या हुआ होगा? ब्रेक हुए होंगे, है ना? क्लियर? यानी कि यहाँ पे जो घटना घटित हुई है वो काहे की हो गई है? डिसोसिएशन की, यानी कि वियोजन की घटना घटित हो गई। मतलब कि हमने जितने पार्टिकल लिए थे वो अंदर जाके क्या हो गए? डिसोसिएट हो गए, मतलब टूट गए, ब्रेक हो गए। तो जैसे ही ब्रेक हो जाएगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी केवल पार्टिकल की संख्या को काउंट करेगा, ना कि टाइप्स ऑफ पार्टिकल को। तो पहले तो आपने बाहर एक ठो लिया था और अंदर जैसे ही गया तो वो 2 ठो में टूट गया, या 2 से ज़्यादा में भी अगर टूट जाते हैं तो जितने ब्रेक होके जितने पार्टिकल बनेंगे वो उसको काउंट करेगा।
तो अंदर जैसे अगर डिसोसिएशन की घटना घटित हो गई तो इसका मतलब पार्टिकल की संख्या क्या हो गया, बढ़ गई। अब पार्टिकल की संख्या बढ़ गई तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ी जाएगी। और इस वाले में क्या हो जाएगा, इसमें इसमें एसोसिएशन मतलब कि हमने बाहर जितने लिए थे अंदर जाके वो आपस में बॉन्ड बना लिए और नंबर ऑफ पार्टिकल घटा दिया उसने, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसोसिएशन की घटना घटित हो गई, मतलब कि क्या हो गया, संगुणन, क्या हो गया, संगुणन, ठीक है ना। तो संगुणन की घटना घटित हो जाती है तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाते हैं, कम, और नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो गए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी घट जाएगी। यहाँ पे डिसोसिएशन से क्या हो जाता है, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ जाएगी। आगे समझ में क्लियर हो गया, कोई डाउट, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल आप अगर दिखाना चाहो तो वही, जैसे इलेक्ट्रोलाइट, जैसे मान लो शोर्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट आयनिक कंपाउंड हैं, जो आयनिक कंपाउंड, उनको अगर अपन पानी होने में क्या करते हैं, घोलते हैं, जैसे NaCl हो गया, तो ये ब्रेक हो जाएगा Na प्लस और Cl माइनस आयन में, दो पार्टिकल बन जाएंगे। एक पार्टिकल हमने लिया NaCl का और पानी में जाके दो पार्टिकल बन गए, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है। हम सोच रहे थे कि एक के बराबर देगा, लेकिन वो अंदर जाके कितने के बराबर दे रहे, यानी दो गुना बढ़ जाएगा। जित कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उतने ही गुना घटेगी या बढ़ेगी जितने गुना नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे, घटेंगे बढ़ेंगे, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी केवल किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर। तो ये भी ध्यान रखते रहना कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने गुना घटेगा बढ़ेगा, जितने गुना नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होते हैं, घटते बढ़ते हैं, ठीक है, क्लियर। तो अब जैसे मान लीजिए NaCl हो गया, अगर मान लो मैं कैल्शियम क्लोराइड ले लेता हूँ, तो कैल्शियम क्लोराइड का एक पार्टिकल मैंने CaCl2 लिया। अब जैसे इसको पानी में डाले तो ये कितने पार्टिकल वहां जाके बन जाएगा, 3 ठो, एक कैल्शियम का 2 ठो क्लोरीन का, 3 गुना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, समझ गए। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड है, जैसे मान लो हमने ले लिया एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये लो, इसका कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। यहाँ पे अपन एल्यूमिनियम क्लोराइड में तो एक ठो ये AlCl3 एक पार्टिकल है, बाहर मैंने एल्यूमिनियम क्लोराइड लिया, वो एक पार्टिकल मान रहा हूँ, जैसे पानी में डालूंगा तो ये आयनिक अपने आयनों में ब्रेक हो जाएगा, तो एल्यूमिनियम +3 आयन में और 3 ठो Cl-1 में, तो टोटल कितने होंगे अपने पास, 4। ये 4 गुना प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इसकी बढ़ जाएगी, समझ गए, ठीक है, क्लियर। ऐसे इधर साइड वाले में अगर देखा जाए तो इधर साइड वाले में जैसे एसिटिक एसिड का लिए, तो एसिटिक एसिड क्या हो गया था, हाइड्रोजन बॉन्ड बना के बने, तो एसिटिक एसिड हो गए, एल्कोहल हो गए, इनको जब बेंजीन में क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना के आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो तुम जितने वो बॉन्ड बना के आपस में जुड़ेंगे तो जितने तुम पार्टिकल लिए थे उसके उतने गुना जितना पार्टिकल संख्या वो घटाएगा उतने गुना कम हो जाएगा। तो अगर अपन जैसे ये एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल लिए थे तो 2 ठो CH3, ये 2 ठो CH3 COOH लिए थे, और जैसे ही इसको अपन ने क्या किया, बेंजीन में डाला, तो जैसे ये बेंजीन में गया तो ये क्या हो गया, बेंजीन में जाते ही आपस में बॉन्ड बना लिया, तो ये CH3 C डबल बॉन्ड OH, और इधर से CH3 COH और ये डबल बॉन्ड O, इसने आपस में क्या कर लिया, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, और हाइड्रोजन बॉन्ड बना के कितने पार्टिकल बन गए, 2 से 1 पार्टिकल, तो ये क्या हो गया, कितना गुना, पक्का। 2 से 1 पार्टिकल हो गया, अच्छा 2 से 1 पार्टिकल हुआ तो 2 को किससे भाग कराने पे 1 आएगा, तो 2 गुना ना घट गया है, यह नहीं बताता है, ठीक है। यहाँ पे 2 पार्टिकल थे, उधर जाके 1 पार्टिकल दे रहा है, मतलब 2 गुना क्या हो गया है, कम, 2 से डिवाइड करूंगा तो तब जाके, अच्छा ऐसे समझो ना, इधर 2 है, उधर 1 है, 1 में कितने का गुना करूंगा कि 2 मिलेगा, मतलब 2 गुना उसने घट गया उधर साइड, इधर गुना करने पर ये आ रहा, मतलब उधर साइड से बोलोगे तो वो घटेगा बोलोगे, समझ में आया, ठीक है, कोई डाउट, क्लियर हो गया दोनों प्रॉपर्टी। चलो इधर देखो, हाँ तो एक बात बताओ, अभी ये जो एबनॉर्मल बिहेव इसने शो कर दिया सॉल्यूशन, तो मेरा बनाया वो फॉर्मूला तो सब निपट गया ना, फॉर्मूला निपट गया, ये जो फॉर्मूला बनाए थे, जब फॉर्मूले के हिसाब से वो रिजल्ट दे ही नहीं रहा है तो मैं फॉर्मूला मेरा गलत ना हो जाएगा फिर, क्योंकि हमने फॉर्मूला किस हिसाब के लिए बनाया है, अपना वही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी प्राप्त करने के लिए, लेकिन जब एबनॉर्मल बिहेव में कैलकुलेटेड वाली वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वाली वैल्यू बराबर आ ही नहीं रही है, मतलब वो फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यू दे ही नहीं रहा है, तो वो फॉर्मूला तुम्हारा काम कर पाएगा इसमें, समझ में आया कुछ। तो ये पूरी की पूरी कहानी जो अभी पूरा पढ़ डाले हो ना, ये क्या हो गई, ये पूरी निपट चुकी है, समझ गए, क्लियर हुआ कुछ।
लेकिन सुनो, बस उसी चीज़ को बचाने के लिए ये हमारे पास ये देवता आए हुए हैं, वन ऑफ। ठीक है, समझ गए, क्लियर हुआ। तो ये अपना जो फॉर्मूला बनाया गया है वो फॉर्मूला निपटने ना पाए जितना अपन सब पढ़ डाले हैं, बस उसी चीज को इन्होंने थोड़ा सा चेंजेस किया और फॉर्मूला दूसरा बना हुआ है। तो उस चीज वो मतलब उन्होंने क्या किया है, क्या चेंजेस किया है कि अपना फॉर्मूला जो है वो चेंज ना हो और अपना काम भी हो जाए। मतलब हम चाहे नॉर्मल बिहेव वाला ले लें चाहे अब नॉर्मल बिहेव वाला, हमारा आंसर आ ही जाए फॉर्मूले के हिसाब से। तो थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंजेस किया गया है। तो पहले तो ये फॉर्मूला अपना बेसिक वाला पहले लिख लो, इजिकल टू एक्स बी डेल टी बी इजिकल टू के बी एम डेल टी एफ इजिकल टू के एफ एम और पाई इजिकल टू टी आर टी। ठीक है ना, ये तो वो वाले हैं जो अपन पूरा पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, मगर अब नॉर्मल बिहेव के कारण इधर वाली जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है कैलकुलेटेड वाली के बराबर नहीं दे रहा है, ये फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये पूरा पूरा फॉर्मूला ना निपटाया जाए, पूरी थ्योरी ना बिगाड़ी जाए, बस उस चीज़ को बचाने के लिए थोड़ा सा वॉन हॉफ ने खाली इस चीज़ पे फोकस किया कि किस वजह से मतलब कि ये चेंजेस देखने को मिल रहा है और मैं इसमें कौन सी ऐसी फॉर्मूले में कौन सा ऐसा एक्स्ट्रा चीज़ या कुछ ऐसा चीज़ बना दूँ जिससे अपना यही फॉर्मूला क्या करे, काम करे। ठीक है ना, तो वो वही चीज़ है, ये फैक्टर वॉन हॉफ फैक्टर, इसके बारे में उन्होंने बताया है। और वो वॉन हॉफ फैक्टर इसमें कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, है क्या, वो चीज़ इसको अब क्या करना है अपने को समझना है। लेकिन आया क्यों ये क्लियर हुआ, जो एब नॉर्मल बिहेव जो शो करने लग गया है वो असामान्य व्यवहार दिखाने लग गया, जिसकी वजह से अपना ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। इसलिए वॉन हॉफ ने एक फैक्टर तैयार किया है जो उस फैक्टर को हम इसमें अप्लाई करके और इसी फॉर्मूले को हम काम में ला सकते हैं। मतलब अपने को ये फॉर्मूला गलत करने की ज़रूरत नहीं है या हटाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत है जिसको उन्होंने अपने नाम के हिसाब से बना डाला। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं वॉन हॉफ फैक्टर। अब वो क्या है उस चीज़ को समझने के लिए एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पहले ये बताओ, जो हमने जो मान लीजिए कैलकुलेटेड वाला यानी फॉर्मूला जो तैयार किया, एक तरीका अपने पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अनुसंग के गुणधर्म को निकालने का ये है फॉर्मूला। दूसरा तरीका अपने पास क्या है, प्रैक्टिकल वाला, एक्सपेरिमेंट वाला। अब एबनॉर्मल बिहेव में जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो कैलकुलेटेड के बराबर नहीं आती, चेंज हो जाती है, या तो कम आता है या तो ज़्यादा। अब मैं अगर तुमसे ये पूछूं कि तुम मुझे ये बताओ कि जो एक्सपेरिमेंटल वाला है यानी जो रियल वाला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो नॉर्मल वाला मतलब कि ये जो कैलकुलेटेड वाला है उसके कंपैरिजन में कितने गुना ज़्यादा या कितने गुना कम होगा, ये कैसे निकालोगे। क्या तुमको पार्टिकल की संख्या भी कुछ नहीं पता है, सिर्फ तुम्हारे पास दो चीज़ें हैं, एक ये प्रैक्टिकल, एक प्रैक्टिकल कर सकते हो तुम अपने उस जो भी चीज़ सॉल्यूशन तैयार कर रहे हो उससे रिलेटेड तुम एक प्रैक्टिकल कर सकते हो, ये प्रैक्टिकल वैल्यू यानी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाल सकते हो। और दूसरी चीज़ तुम्हारे पास फॉर्मूला है तो तुम फॉर्मूला बना सकते हो, फॉर्मूले से निकाल सकते हो। हाँ, तो वो तो फॉर्मूला बन जाएगा ना, वो जो तुम डाले हो मतलब कि उसमें कितना अमाउंट में तुमने सॉल्यूट लिया, कितना सॉल्वेंट लिया, कितना मात्रा में क्या मिला रहे हो, उसी के हिसाब से ये फॉर्मूला तुम वैल्यू निकालोगे, तो उससे तुम्हारा कैलकुलेटेड वाला वैल्यू निकल आएगा। ठीक है ना, ये कौन सा निकल आएगा, कैलकुलेटेड वाला। एक अपना ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक निकल जाएगा, मतलब जो भी हमने लिया वो फॉर्मूला तैयार करके उसकी हमने कौन सी वैल्यू निकाल ली है, कैलकुलेटेड वाली। ठीक है ना, और दूसरा ये निकाल सकते हो एक्सपेरिमेंटल वाला, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सा, एक्सपेरिमेंटल वाला। इसी एक्सपेरिमेंटल को ऑब्जर्वेशन भी बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन वाला। ठीक है, चाहे एक्सपेरिमेंटल लिख लो चाहे ऑब्जर्व वाला वैल्यू लिख लो। तो तुम्हारे पास ये दो वैल्यू हैं। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो इन दोनों में से रियल वाला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन है, एक्सपेरिमेंटल वाला, क्योंकि कैलकुलेटेड वाला तो अपना निपट चुका है ना, तो रियल कौन है, एक्सपेरिमेंटल। अब मैं क्वेश्चन ये आप पूछ रहा हूँ तुमसे कि ये बताना है कि जो रियल वाला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो हमारे कैलकुलेटेड वाले के कंपैरिजन में कितने गुना ज़्यादा या कितने गुना कम है, ये कैसे पता करोगे। तुम्हारे पास यही दो वैल्यू, इसी से बताना है, कैसे बताओगे, कितने गुना यानी कितने टाइम्स कम है या ज़्यादा, कौन, ये इसकी बात कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटल वाला यानी जो रियल वाला है, ये रियल वाला है। ठीक है ना, और ये कौन सा वाला है अपना, एक वाला, एक या कैलकुलेटेड बोल दो। ठीक है, तो रियल वाला जो है वो कैलकुलेटेड वाले के कंपैरिजन में कितने गुना ज़्यादा है कितने गुना कम है, कैसे निकालोगे। वो नहीं है अभी तुम्हारे पास नंबर ऑफ पार्टी, मैंने बोला ना तुम्हारे पास यही दो वैल्यू है, हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चाहिए।
कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब ये पूरा फॉर्मूला केवल नंबर ऑफ पार्टिकल पर से थोड़ी आएगा, वो नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है, लेकिन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी है वो इस पे रख के निकलेगा। तो वो मैं बता तो चुका हूँ कि ये तुम कैलकुलेशन कर चुके हो, ये वाली तुम्हारी कैलकुलेशन वाली वैल्यू है। ये वाली जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, कैलकुलेशन वाली, ये अर्सन गुणधर्म, और ये वाला जो है ये हमारा प्रैक्टिकल वाला, रियल वाला। तो हम अब ये तुम्हारे पास दो वैल्यू आ चुकी हैं। अच्छा एक नंबर दे देता हूँ, उससे समझो तो ज़्यादा समझ में आएगा। मान लो मैंने कोई भी एक इनमें से कोई भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर मान लो मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। मान लो कि इसी के ऊपर काम कर रहे हैं अपन, ये वाली। तो मैंने पहले तो जो रियल बॉइलिंग पॉइंट था वो निकाल लिया प्योर वाले का, फिर उसमें जो आपने सॉल्यूट मिलाया उसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, चेंज हो गया। तो वो चेंज कितना हुआ वो भी मैंने नाप लिया। पहले प्योर का बॉइलिंग पॉइंट यानी टेम्परेचर नापने वाला जो होता है, थर्मोमीटर वगैरह जो होता है, उससे हमने पहले प्योर का नाप लिया, उसने जितना दिया वो मैंने लिख लिया। फिर सॉल्यूट को मिलाने के बाद उसका कितना, वो कितने पर बॉयल हो रहा है उसका टेम्परेचर फिर दोबारा मैंने मेजर किया, तो वो ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ना, क्या आ रहा है पहले से ज़्यादा। तो कितना बढ़ गया वो निकाल सकते हैं ना। ये हमने कैसे निकाला, एक्सपेरिमेंट द्वारा। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, मैं उससे मेजरमेंट करके निकाल दूँ। अपने पास दूसरा तरीका है, या ये हमने जितना लिया उसकी मोलैलिटी निकाल लो और केबी का मान रख दो और मल्टीप्लाई करके ये बॉइलिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकाल लो, क्वथनांक के उन्नयन। दो तरीके से निकल गया। तो मान लो एक्सपेरिमेंट वाला हमारा जो आया है वो कितना आया है, मान लो कि 8 आया। कितना आया, 8। और जो ये है एक्सपेरिमेंटल वाला ना, ये 8 आया मान लो। और जो उधर कैलकुलेटेड वाला जो हम फॉर्मूला बनाए थे उसमें कितना आया, 4 आया। तो अब ये बताओ, ये जो कैलकुलेटेड वाला जो वैल्यू आया है ये हमारे सॉरी रियल वाला जो वैल्यू आया है वो कैलकुलेटेड वाले के कंपैरिजन में कितने गुना ज़्यादा, ये ज़्यादा आया है कि कम आया है, यहाँ पे ज़्यादा आया है, ठीक है ना। मतलब घटना कौन सी घटित हुई होगी, समझ ही गए होगी। अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा है मतलब डिसोसिएशन हुआ होगा, है ना, क्लियर। कितने गुना ज़्यादा है, कैसे निकाले, इसमें मल्टीप्लाई करके 4 से 8 को डिवाइड करके ना भाई। मतलब ये आप एक्सपेरिमेंटल वाला जो वैल्यू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो एक्सपेरिमेंटल वाला है इसको आप जो कैलकुलेटेड वाला है इससे डिवाइड करके पता कर रहे हो कि कितने गुना ज़्यादा या कम आए थे। यहाँ तो ज़्यादा है तो ज़्यादा ही दिखाएगा, यही मॉन्थ ऑफ फैक्टर है, यही वांट ऑफ फैक्टर है। कितने गुना ज़्यादा या कितने गुना कम आता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यही वांट ऑफ फैक्टर बताता है। कुछ समझ में आया, अभी खत्म नहीं हुआ है, वांट ऑफ फैक्टर है क्या, अभी वो क्लियर हुआ है। समझ में आया कि वांट ऑफ फैक्टर क्या है। तो वांट ऑफ फैक्टर क्या बताता है, वांट ऑफ फैक्टर जो अपन पढ़ रहे हैं ये बताता क्या है कि हाँ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है रियल वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे द्वारा बनाए गए फॉर्मूले की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से कितने गुना ज़्यादा या कम है। तो जब अपने को ये पता चल जाएगा ना तो हमें अपनी ये वाली फॉर्मूला बिगाड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो एक्सपेरिमेंटल वाला यानी जो रियल वाला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये, वो जो कैलकुलेटेड वाला जो बनाए हो वो निकाल लो और जो वांट ऑफ फैक्टर उसमें मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। कुछ समझ में आया क्या समझा रहा हूँ। ये क्या बताता है, वांट ऑफ फैक्टर क्या बताता है, जो रियल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो आपके द्वारा बनाए गए फॉर्मूले से जो कैलकुलेटेड वाली प्रॉपर्टी आएगी उसके कंपैरिजन में कितने गुना ज़्यादा या कम है। ये फॉर्मूला बन चुका है, ये यही बताता है कितने गुना ज़्यादा या कम है रियल वाला। तो यानी कि एक्सपेरिमेंट वाला रियल वाला ऊपर रखेंगे और कैलकुलेटेड वाला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नीचे। तो जो जब हमको रियल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चाहिए होगी तो क्या करें, अपन इसको इधर भेज देते हैं। तो जो कैलकुलेटेड वाला फॉर्मूला बनाए हो उसमें वांट ऑफ फैक्टर का क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो तुमको कौन सा वाला मिल जाएगा, एक्सपेरिमेंटल यानी कि रियल वाला। समझ में आए, यानी कि अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये जो है ना यहाँ पे बस ये चीज़ एक्स्ट्रा कर दी गई है। अब ये फॉर्मूला तुमको लगाना है, समझ में आया, यानी पूरा फॉर्मूला गड़बड़ नहीं किया गया है। तो हमारा जो ये इधर वाला एक्सपेरिमेंटल वाला ये रियल वाला है, ये कौन सा है, ये एक्सपेरिमेंटल रियल वाला। और ये कौन सा, ये कैलकुलेटेड वाला है ये। अब रियल वाला जो है वो कैलकुलेटेड वाले के कितने गुना होता है, वांट ऑफ फैक्टर के। बस इसका मल्टीप्लाई कर दो, उसमें जो कैलकुलेटेड में उसमें वांट ऑफ फैक्टर का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हारा रियल वैल्यू निकलने लग जाएगी। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, कोई डाउट। ठीक है, तो पहले तो वांट ऑफ फैक्टर है क्या इसको क्लियर कर लो, बताता क्या है, और फिर अब क्या फॉर्मूला यूज किया जाता है ये समझ में आए, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि जो रियल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है कैलकुलेटेड वाले से
कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से कितने गुना ज़्यादा या कम होता है ये बताता है। इस चीज़ को समझ लो क्योंकि इसके न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव हवा नहीं लगते हैं, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट इसको नहीं पकड़ पाओगे। तो क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो पहला तो इस चीज़ को भेजे में बैठाए रहना कि वॉन्ट हॉफ फैक्टर बताता क्या है। तो वो ये बताता है कि जो सॉल्यूशन की रियल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो हमारे कैलकुलेटेड वाले से कितने गुना ज़्यादा या कम है। अगर मान लो मैंने बोला एक क्वेश्चन, मान लो मैंने बोला कि एक सॉल्यूशन है जिसके लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो कितनी आ रही 3, तो मतलब सॉरी वॉन्ट हॉफ फैक्टर कितना आ रहा है 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है 3 गुना ज़्यादा है, बढ़ गई है 3 गुना, ठीक है ना। और अगर मान लो एक की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी दे रखी, मान लो 1/4, 4 गुना कम हो गया। आगे समझ में क्लियर हो गया, कोई डाउट, ठीक है। वॉन्ट ऑफ फैक्टर के देखते हैं कि जितने भी अपन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ डाले हैं उसके फॉर्म में वॉन्ट ऑफ फैक्टर का क्या क्या फॉर्मूला अपन क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर का हम लोग जो बेसिक फॉर्मूला बनाए हैं वो क्या है कि वॉन्ट ऑफ फैक्टर यानी वॉन्ट ऑफ गुणांक जो है वो बताता क्या है कि जो रियल वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है यानी जो वास्तविक अणुसंख्य गुणधर्म है विलयन का, वो हमने जो कैलकुलेटेड वाला तैयार किया था उसके कंपैरिजन में कितने गुना वो ज़्यादा या कम होता है ये बताता है ना। तो जो ऑब्जर्वेशन वाला होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो कहाँ रखा जाता है, ऊपर, है ना। और जो कैलकुलेटेड वाला होता है वो कहाँ रखते हैं, नीचे। ऑब्जर्वेशन वाला अपना रियल वाला होता है ना। तो यानी कि इसको अपन लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन, मतलब कि एसोसिएशन या डिसोसिएशन के बाद, कहने का मतलब रियल वाला, जब मतलब संगुणन या वियोजन की प्रक्रिया हो जाती है तो उसके बाद जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। हम लोग जो सोच के रखे हैं वो अलग है, हम लोग जो फॉर्मूला बनाए हैं वो अलग है, लेकिन रियल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अलग है। तो आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन का मतलब ये होगा संगुणन या वियोजन के बाद जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है यानी रियल वाली, वो बिफोर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन, मतलब कि बिफोर कहने का मतलब ये एसोसिएशन या डिसोसिएशन जब हम नहीं मतलब उसमें नहीं हुआ यानी कैलकुलेटेड वाला जो हम तैयार कर रहे हैं वो है। तो इसी को हम लोग ये भी बोल सकते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेरिमेंटल वाला यानी कि प्रयोग वाला, और डिवाइडेड बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि अणुसंख्य गुणधर्म ऑफ कैलकुलेटेड वाला, है ना। तो यानी कि एक्सपेरिमेंटल को अपन क्या बोल सकते हैं, प्रेक्षित वाला बोल सकते हैं, और ये कौन सा हो जाएगा अपना गणना वाला, ठीक है, क्लियर। तो हमने जितने फॉर्मूले अभी पढ़े हैं, मतलब जो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उसके फॉर्म में अगर देखा जाए तो अपन लोग क्या फॉर्मूला बना सकते हैं, आई इक्वल टू क्या फॉर्मूला बन जाएगा अपना, आई इक्वल टू, तो पहला बनाते हैं अपन ऑस्मोसिस प्रेशर के फॉर्म में, ठीक है ना। तो ऑस्मोसिस प्रेशर का मतलब क्या हो गया, परासरण दाब के, तो पाई ऑब्जर्वेशन अपॉन पाई कैलकुलेटेड। ऑब्जर्वेशन मतलब प्रयोग वाला और कैलकुलेटेड मतलब अपना ये गणना वाला फॉर्मूला वाला, ठीक है ना। तो ऑब्जर्वेशन वाले सारे ऊपर रहेंगे, कैलकुलेटेड वाले नीचे। इसी तरीके से अपन इसी का वॉन्ट ऑफ फैक्टर का दूसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मान लो अपन किसके ऊपर बनाते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म के कौन सा वाला बना लेते हैं, मान लो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन। तो क्या बनेगा, डेल टी बी कौन सा वाला, ऑब्जर्वेशन वाला, और डिवाइडेड बाई डेल टी बी कौन सा वाला, कैलकुलेटेड वाला यानी गणना वाला, ठीक है ना। इसी तरीके से फॉर्मूला अपना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बन जाएगा यानी कि हिमांक में अवनमन, तो डेल टी एफ ऑब्जर्वेशन वाला और डेल टी एफ डिवाइडेड बाई डेल टी एफ कैलकुलेटेड वाला, क्लियर हो गया, ठीक है ना, समझ गए। नेक्स्ट अगर अपन बनाते हैं क्या, इसके फॉर्म में अगर मान लो बनाते हैं कौन कौन सा, हाँ, और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का, तो डेल पी अपॉन पी नॉट ऑब्जर्वेशन वाला और डेल पी अपॉन पी नॉट कैलकुलेटेड वाला। तो यहाँ पे देखो पी नॉट से पी नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, डेल पी ऑब्जर्वेशन अपॉन डेल पी कैलकुलेटेड। मतलब ये हो गया कि ये अपना प्रेक्षित वाला वाष्प दाब में क्या हो गया, अवनमन हो गया, है ना। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, तो ऑब्जर्वेशन वाला अलग और कैलकुलेटेड वाला अलग, जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो पी नॉट से पी नॉट प्योर वेपर प्रेशर तो क्या हो जाएगा, शुद्ध वाष्प दाब तो कट जाएगा। चेंजेस इन वेपर प्रेशर जो है ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और ये भी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लेकिन ये रियल वाला है और ये कैलकुलेटेड वाला फॉर्मूला से जो बनाए हैं उससे निकाले। तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब कि आपका वॉन्ट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला ये बन जाएगा, ठीक है ना।
अगर अपन वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला किसके फॉर्म में बनाते हैं, मान लो नंबर ऑफ मोल के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, नंबर ऑफ मोल के फॉर्म में। तो जैसे आप यहाँ से कहीं से भी किसी भी से भी अगर इस फॉर्मूले में से किसी को भी अगर आप एक्सपेंड फॉर्म यानी पूरा पूरा उसका फॉर्मूला लिखोगे तो नंबर ऑफ मोल के हिसाब से अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ मोल जो है सॉल्यूट का ऑब्जर्वेशन वाला ही ऊपर आएगा और कैलकुलेटेड वाला नीचे ही आएगा। ठीक है, जैसे मान लो अपन पाई ऑब्जर्वेशन वाला लिखते हैं प्रैक्टिकल वाला, तो क्या लिखेंगे अपन, क्या लिखते हैं, CRT फॉर्मूला होता है ना ये। ठीक है, तो कैलकुलेटेड वाला अगर लिखेंगे तो कैलकुलेटेड वाला तो अपन इसमें भी क्या लिखेंगे CRT, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन वाला है और ये कैलकुलेटेड वाला। तो RT तो दोनों के लिए सेम रहेगा, लेकिन ये C1 और C2 ये अलग अलग रहता है ना। रियल में कुछ और कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन वहाँ होता है और हम जो सोच के रखे थे वो अलग होता है। तो ये क्या होता है N/V और ये भी क्या हो जाएगा N/V। ठीक है ना, तो ये कौन सा ऑब्जर्वेशन वाला, ये कैलकुलेटेड वाला। भी से भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अपना ऑब्जर्वेशन वाला कहाँ बचेगा, ऊपर, नंबर ऑफ मोल, ऑब्जर्वेशन वाला नीचे और नंबर ऑफ मोल कैलकुलेटेड वाला नीचे, सॉरी ऑब्जर्वेशन वाला ऊपर कैलकुलेटेड वाला नीचे। यानी कि प्रैक्टिकल वाला, प्रयोग वाला प्रेक्षित मान ऊपर रहेगा और गणना वाला जो रहेगा वो अपना सैद्धांतिक मान वो कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। ठीक है, समझ गए ये फॉर्मूले से। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑब्जर्वेशन यानी प्रैक्टिकल में, क्योंकि एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बाद, संगुणन और वियोजन के बाद नंबर ऑफ मोल क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं ना। तो हम पहले जितना सोच के रखे रहते हैं उतना नहीं होता है, क्योंकि वहां जाके एसोसिएशन या डिसोसिएशन अगर होता है संगुणन या वियोजन, तो संगुणन में नंबर ऑफ मोल घट जाता है और वियोजन में नंबर ऑफ मोल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो फॉर्मूले का अगर पूरा रूप रखेंगे तो नंबर ऑफ मोल ऑब्जर्वेशन का ऊपर रहेगा और कैलकुलेटेड वाले का नीचे ही रहेगा। ठीक है, समझ गए। और अगर हम पार्टिकल के मास के फॉर्म में अगर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पार्टिकल के मास के फॉर्म में अगर अपन इसको तैयार करते हैं तो देखो नंबर ऑफ मोल क्या होता है, कण के मास की कैलकुलेटेड जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो केवल किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल यानी कण की संख्या पर। ठीक है ना, पार्टिकल किस टाइप का है उस पर उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो अपना वांट ऑफ फैक्टर जो आएगा, तो अगर अपन नंबर ऑफ मोल ऑब्जर्वेशन वाला लिखेंगे पार्टिकल का, तो गिवन मास हमने जितना मास लिया था वो रहेगा और मोलर मास अपन 1 पार्टिकल का लेंगे। यहाँ पे कौन सा लेंगे, 1 पार्टिकल का। तो ये अपना ऑब्जर्वेशन रहेगा। ये एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बाद का है। एसोसिएशन यानी जुड़ने में मास बढ़ जाता है और डिसोसिएशन अगर होता है तो पर पार्टिकल का मास क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि जब पार्टिकल टूटेंगे तो पार्टिकल छोटे होते जाते हैं, तो पर पार्टिकल का मास पहले वाले के कंपैरिजन में छोटा होता जाता है, कम होता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऊपर वाला ऑब्जर्वेशन है और नीचे कैलकुलेटेड की अगर बात करूँ तो कैलकुलेटेड में और ऑब्जर्वेशन में गिवन मास जो होता है, हम जितना सॉल्यूट लिए थे वो तो उतना ही रहेगा, टोटल मास है। ये गिवन मास मतलब जो हमने मास दिया है, जितना हमने डाला है। अगर 10 ग्राम हम मान लो कोई कंपाउंड क्या कर रहे हैं, सॉल्यूट डाल रहे हैं, तो 10 ग्राम हम लिए हैं और वहां पे जाएगा सॉल्यूशन में तो वहां पे भी 10 ही ग्राम रहेगा टोटल, तो गिवन मास तो सेम रहेगा, लेकिन मोलर मास पर पार्टिकल का वो अलग हो जाता है। तो कैलकुलेशन के कैलकुलेटेड वाला जो है मोलर मास, तो जो आप पहले जो पार्टिकल जिस फॉर्म में आप लेके रखे थे वो उसका मोलर मास, लेकिन जैसे ही सॉल्यूशन में डाले तो वहां एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो जाएगा, तो पार्टिकल टूटेंगे या तो जुड़ जाएंगे, तो टूटने और जुड़ने के बाद पर पार्टिकल का मास चेंज हो जाएगा। वो कहाँ है, ये ऊपर। ठीक है, ये कैलकुलेटेड वाला है और ये ऑब्जर्वेशन वाला। समझ में आया। ठीक, तो ये से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो कैलकुलेटेड वाला जो मोलर मास है वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और ऑब्जर्वेशन वाला जो है वो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये बस यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा अपोजिट है। बाकी सभी फॉर्मूले में तो ऑब्जर्वेशन वाला जो है वो कहाँ है, ऊपर है, लेकिन जो हमारा पर पार्टिकल का मास है, कण के जो द्रव्यमान होता है, वो कैलकुलेटेड वाला ऊपर रहेगा और ऑब्जर्वेशन वाला नीचे रहेगा। तो बाकी यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो अपना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो वांट ऑफ फैक्टर जो होता है वो ये बताता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने गुना बढ़ा या घटा। तो अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही है तो इसका मतलब वांट ऑफ फैक्टर बढ़ेगा, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर घटेगी तो वांट ऑफ फैक्टर भी क्या होगा, घटेगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ऑब्जर्वेशन वाला ऊपर है ना, तो ऑब्जर्वेशन वाला जो होता है वो रियल वाला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बताता है, और कैलकुलेटेड ये जो नीचे वाला ये हम लोग जो फॉर्मूला बनाए वो वाला। तो अगर हमने जो फॉर्मूला बनाया उसके हिसाब से अगर वो नंबर ऑफ पार्टिकल उसमें अगर मान लो डिसोसिएशन हो गया और नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गया, तो जो ऑब्जर्वेशन वाला आएगा प्रैक्टिकल वाला वो आपके कैलकुलेटेड वाले से क्या होगा, ज्यादा आएगा। ठीक है, और अगर एसोसिएशन हो गया मतलब कि संयोजन हो गया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल वहां जाके क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल घट जाएगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रियल वाली क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तो आपका वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। समझ गए। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये पूछा जाता है कि पर पार्टिकल का मास जो होता है उसके हिसाब से जो वांट ऑफ फैक्टर या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में क्या बोला हूँ। मास का अगर देखा जाए तो रियल वाला ये है ना, ऑब्जर्वेशन वाला,
तो अगर इसमें रिलेशन निकाला जाए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यानी बॉन्ड ऑफ फैक्टर और पर पार्टिकल मास का, तो कैसा रिलेशन निकल रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो मास घट रहा है, ऑब्जर्वेशन वाला यानी रियल वाला जो पार्टिकल वहाँ पे है सॉल्यूशन में, अगर उसका मास क्या है हमारे कैलकुलेटेड वाले से यानी जो हमने माना उससे अगर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, घट रहा है, तो बॉन्ड ऑफ फैक्टर की वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। ये मतलब समझ में आया कैसे बढ़ जाएगी? क्या है मतलब, देखो अगर मान लो ऑब्जर्वेशन वाला मास जो है वो घट रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो वहाँ पे सॉल्यूशन में जाने के बाद जो है पार्टिकल जो है वो टूट रहे हैं, इसीलिए मास क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो मास का कम होना क्या बताता है? पार्टिकल ब्रेक हो रहे हैं वहाँ जाके, बॉन्ड वहाँ टूट रहा है, और एक एक जैसे पार्टिकल मैंने डाला और वहाँ जाके उसके बॉन्ड टूटे या वो ब्रेक हुआ, तो वहाँ पे जाके वो दो या दो से ज्यादा पार्टिकल बन गया, तब पर पार्टिकल का मास जो होगा वो हमारा जो कैलकुलेटेड वाला है उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम, पर पार्टिकल का मास। ठीक है ना? तो जैसे पर पार्टिकल का मास कम हुआ, इसका मतलब पार्टिकल वहां जाके क्या हुए, टूटे। अब पार्टिकल का टूटना मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहा है, पार्टिकल की संख्या वहां सॉल्यूशन क्या हो रही है, बढ़ गई है। तो इसका मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आया कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? मास का घटना मतलब पार्टिकल का टूटना, अब पार्टिकल का टूटना मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल का बढ़ना, और नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ना मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का भी क्या हो जाता है, बढ़ना। ठीक है ना? और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अनुसंग गुणधर्म बढ़ेगा, मतलब कि बॉन्ड ऑफ फैक्टर की वैल्यू यानी कि बॉन्ड ऑफ गुणांक का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है? इसी का अपोजिट समझ सकते हो, अगर मान लो मास पर पार्टिकल का मास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है सॉल्यूशन में, ऑब्जर्वेशन वाला प्रैक्टिकल वाला, अगर पर पार्टिकल का मास बढ़ रहा है, तो पार्टिकल का मास बढ़ने का मतलब ये है कि सॉल्यूशन में जाने के बाद पार्टिकल आपस में क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। जितने पार्टिकल हमने लिए थे उसको जैसे हमने सॉल्यूशन में डाला, तो वहां जाके वो पार्टिकल क्या हो जा रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, जुड़ जा रहे हैं। अब वहां के एक पार्टिकल का बॉन्ड, जैसे मान लीजिए दो पार्टिकल हैं, मैंने इनको लिया और इसको सॉल्यूशन में डाल दिया, ये वहां जाके क्या हो गया, जुड़ गया। तो यहाँ पर अब एक पार्टिकल ये दोनों मिल के बना रहे हैं। अब बाहर ये दोनों पार्टिकल जो थे वो क्या थे, अलग अलग थे। तो बाहर पर पार्टिकल का मास मैं इनका अलग अलग मानूंगा, जैसे मान लीजिए 5 है, ये भी 5 है, तो बाहर इन दोनों का एक पार्टिकल का मास 5 ग्राम है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको पानी में डाला, ये आपस में बॉन्ड बना के जुड़ गए, तो अब यहाँ एक पार्टिकल का मास कितना हो गया, 10। एक पार्टिकल का मास कितना हो गया, 10। तो मास बढ़ गया, लेकिन पार्टिकल की संख्या क्या हो गई, घट गई ना। तो मास का बढ़ना मतलब ये होता है कि पार्टिकल आपस में अंदर जाके जुड़ जा रहे हैं। अब सॉल्यूशन में पार्टिकल की संख्या क्या होती जा रही है, पर पार्टिकल की संख्या घटती जा रही है, क्योंकि आपस में जब जुड़ जाएंगे तो ये नया पार्टिकल अपना ये कहलाएगा। यहाँ अब इसको दो पार्टिकल नहीं काउंट करेंगे। समझ में? तो पार्टिकल की संख्या घट गई, अब पार्टिकल की संख्या, मास बढ़ने पर पार्टिकल की संख्या घट गई, मास बढ़ा मतलब एसोसिएशन हुआ है, मतलब बॉन्ड बना के जुड़ गए हैं, तो पार्टिकल की संख्या घट रही है। और जैसे पार्टिकल की संख्या घटेगी तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी घटेगा, अनुसंग गुणधर्म भी घटेगा, और अनुसंग गुणधर्म का घटना मतलब बॉन्ड ऑफ फैक्टर भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इस तरीके से दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बाकी बॉन्ड ऑफ फैक्टर या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है अनुसंग गुणधर्म, वो नंबर ऑफ मोल के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समझ गए? तो जितने गुना नंबर ऑफ मोल या नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ते या घटते हैं, उतने ही गुना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अनुसंग गुणधर्म भी क्या होता है, बढ़ता या घटता है। तो आगे समझ में कि अपन बॉन्ड ऑफ फैक्टर के फॉर्मूले जो हैं वो अलग अलग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म में अगर बनाएंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, क्लियर? अभी चालू लगता है, बैटरी खत्म हो गई। हाँ, बॉन्ड ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला तो समझ गए, फॉर्मूला वगैरह। अब इसका आई की वैल्यू पूछा जाता है कि आई ग्रेटर देन 1 इज इक्वल टू 1 लेस देन 1 कब क्या कैसे होता है। तो अभी क्या लिखे थे, इसका फॉर्मूला जो बनाए थे अपन, वो क्या बनाए थे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, आई इज इक्वल टू क्या लिखे थे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। तो 1 के बराबर कब आता है, जब दोनों बराबर हो जाएं, तभी कट के क्या हो जाएगा, 1 आएगा। मतलब इस केस में जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सा वाला, जो एक्सपेरिमेंटल वाला या ऑब्जर्वेशन वाला जो है वो बराबर है, हो जाए किसके, कैलकुलेटेड वाले के। तो आई की वैल्यू कितनी आएगी, 1। अब इसकी वैल्यू एक से बड़ी कब आएगी, जब ऊपर वाली वैल्यू क्या हो, नीचे वाले से बड़ी हो, तभी ना। ऊपर वाली वैल्यू जब नीचे वाले से क्या होगी, बड़ी होगी, तब ना एक से ज्यादा बार डिवाइड जाएगा। तो इसका मतलब एक्सपेरिमेंटल आफ्टर कौन सा वाला होता है, एक्सपेरिमेंटल वाला। यानी कि जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटल वाला जो हो या ऑब्जर्वेशन वाला बड़ा हो किससे, कैलकुलेटेड से। और एक से छोटा तब आएगा जब नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाए, बड़ी हो जाएगी, और ऊपर वाली छोटी। तो एक बार भी डिवाइड नहीं जाएगा, 0 दशमलव समथिंग उसका कुछ आएगा, मतलब एक से छोटा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल वाला या ऑब्जर्वेशन वाला है, ये क्या हो जाए, छोटा हो जाए किससे, कैलकुलेटेड वाले से। समझ गए, क्लियर? कोई डाउट?
सर अब बस करिए, नहीं सर मैं यही, मैंने क्या बोला?